हेलो फ्रेंड्स, एमए फिजिक्स एकेडमी इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज में हम लोग आज देखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए, अगर कोई दो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट जो चार्ज है Q1 और Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है R। अब दो ये पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच का डिस्टेंस R है, और ये जो आपका पॉइंट है, सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, टू पॉइंट चार्ज। ये अगर बड़े बड़े चार्ज रखे होंगे तो इन पे ये इनवैलिड हो जाता है कूलम्स लॉ, इसलिए पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से दिखेगा। वो तो हम दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा बनाए हैं, नहीं तो ये Q1 और Q2 बोल सकते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? R। तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, Fe से अगर हम डिनोट कर रहे हैं, या F भी बोल सकते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है। अब अगर इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो ये होगा Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे साइन को, तो ये आएगा आपका K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को अगर आप हटाएंगे इस साइन को, तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, ये कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या बोला? K। अब ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, जो लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब हम लोग बस सिंपली इसको F बोल रहे हैं, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स है? दो Q1 और Q2 जो चार्ज था उनके बीच का ये चार्ज फोर्स है। अब देखिए, यहां पे जो K होता है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, बोल सकते हैं वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ये इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन जब कैपेसिटर पढ़ेंगे डिटेल में। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो वैल्यू होता है, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और अगर आप यूनिट की बात करें, तो मैं यूनिट और डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया हूं, दो वीडियो अपलोड है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका मैंने कैसे निकालने के लिए बताया था। अगर आप यहां से देखें, यहां अगर वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर आप एप्सिलॉन को इधर लेके आ जाएं और इधर F भेज दें, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिएगा, आप अगर यूनिट और डायमेंशन चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको सिंपली मिल जाएगा कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां से भी देख सकते हैं, एप्सिलॉन इधर आ गया और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और फोर्स नीचे, तो इसलिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू है। अब इसी में नेक्स्ट जो है, अगर अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव थे, इनके बीच का जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है, और दोनों पे एक्ट होगा सेम। अगर आप न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो न्यूटन्स लॉ में क्या बोला था? जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर इस पे ये वाला फोर्स लगा रहा है अगर F, तो ये वाला जो चार्ज है इस पे भी F लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको फॉलो करते हुए आप ये बोल सकते हैं। तो ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे लिखते हैं, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लिख सकते हैं। तो ये जो होता है F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21। और अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। जब आप वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ना वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो वेक्टर आपको आना चाहिए, इसलिए पहले आप वेक्टर पढ़ें तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब देखिए इन क्या होता है कि अगर दो वेक्टर है जिनका डायरेक्शन अगर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसको हम लोग निगेटिव साइन से लिख सकते हैं। जैसे अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, लेकिन बोल रहे हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बोल सकते हैं ये b इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो अगर इक्वल वेक्टर होते हैं और दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस के साथ लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं ये वाला जो टर्म है आपका, अगर मान लीजिए इफ मीडियम इज प्रेजेंट, देखिए ये जो हमने कंसीडर किया ये वाला दो चार्ज, इसमें क्या था, फ्री स्पेस, यानी कि आप इन दोनों को फ्री स्पेस में रखे हुए हैं ना, इनके बीच में कुछ नहीं है, यहां तक कि एयर भी कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एयर कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग जनरली फ्री स्पेस की तरह ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज आपका कहीं वाटर में रखा हुआ है, तो वाटर में रखा हुआ है यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच में यहां पे वाटर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट है। तो जब मीडियम प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, इफ मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेज देन जो आपका ये फॉर्मूला होगा फोर्स का, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज कर रहे थे जब फ्री स्पेस था, लेकिन जैसे ही मीडियम आया उसके लिए एक अलग से ये वाला टर्म इंक्लूड हुआ ना, एप्सिलॉन आर, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी जो हमने मीडियम बोला ना, जैसे अगर मान लीजिए वाटर है तो ये एक अलग मीडियम हो गया, इनके बीच में मान लीजिए कि कोई और दूसरा मीडियम रखा हुआ है, तो उसका इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये जो वैल्यू है इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर एग्जाम में मान लीजिए आता है तो इसका वैल्यू दिया रहेगा या एप्सिलॉन आर का, तो इसमें बस क्या कर देना है, जो ये सिंपल हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था उसमें बस एप्सिलॉन आर से तो मल्टीप्लाई करना है। जहां पे ध्यान रखना है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा वहीं पे एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मीडियम प्रेजेंट है तो बस यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, बस इतना ही सिंपल है। अब अगर मान लीजिए कि इसी को आपको अगर वेक्टर फॉर्म में देखना है, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको वेक्टर जरूरी है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर के लिए अगर आर कैप, अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, जैसे कि अगर एक कैप लिखना है यानी कि यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर में आप पढ़े होंगे। तो अगर मान लीजिए कि यही जो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो जो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा F, ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसी को थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर कैप के जगह पे क्या लिखेंगे, जैसे यहां पे देखिए आर कैप के जगह पे आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही लिखते हैं ना। और ये जो है क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही है, तो यहां पे देखिए ये लिख सकते हैं आर कैप के जगह पे आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, यानी इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं आर। तो इसको अगर और अरेंज करके अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर वेक्टर।
तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म में लिखने का टेक्निक है। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। आर कैप यानी कि उस डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में फोर्स हो गया, और इसको अगर इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये तो यूनिट वेक्टर था, और वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो सबसे पहला F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बोल सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और सेकेंड अगर मीडियम प्रेजेंट है तो इसमें बस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और थर्ड जो है वो पढ़ा हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में, F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और आर कैप। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर क्यू और आर वेक्टर। तो ये इतना हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा। ये सारा एक ही चीज है इलेक्ट्रिक फोर्स, बस यहाँ पे डिफरेंस है, मीडियम आ गया और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। लिखने का तरीका बस अलग अलग है। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। जैसे कि हमने देखा था एक चार्ज है Q1 और Q2, मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है r। तो ये बोल रहा है जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो फोर्स दोनों के बीच में लगता है ये ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये जो टर्म है। यानी देखिए ये जो फोर्स है, अब ये अगर लाइन इसको आगे आप इधर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, अगर फोर्स आप यहां पे ड्रॉ करें तो ये जो फोर्स होगा इधर, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यानी रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो ये ऐसे चार्ज लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा ये वाला। ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे। तो यानी कि लाइन के अलोंग ही लगेगा। अब ये ऐसे, इसका लाइन के लॉन्ग कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे नहीं बना सकते हैं कि ये वाला फोर्स F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो यह जब भी फोर्स लगेगा तो इसी लाइन के लॉन्ग पहले दोनों को मिला के देखिए, ज्वाइन कीजिए, और उसी के लॉन्ग या तो अगर रिपल्सन है तो इधर लगेगा और अगर अट्रैक्शन है तो इधर लगेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वो लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन ये फिक्स है कि ये वाला वैलिड नहीं है, ये वैलिड होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। यानी कि ये अगर मान लीजिए कि कोई बोले कि यहाँ इसके कारण इस पे जो फोर्स है ऐसे लगेगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। कौन सा, केवल और केवल ये वैलिड है जो कि लाइन के अलोंग है, ये वाला। ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताता है। सेकंड जो पॉइंट है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो अगर मान लीजिए कि चार्ज है प्लस Q1 और ये प्लस Q2, तो इन ये दोनों क्या हैं, लाइक चार्जेज बोलते हैं, यानी कि दोनों के दोनों प्लस हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसको बोलेंगे लाइक चार्ज है। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा ये रिपल्सन होगा, यानी ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये उसको उधर रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे दोनों एक दूसरे को दूर जाना चाहेंगे। जैसे ही मान लीजिए कि दो पॉजिटिव चार्ज है, इनको अगर आप यहां पे रख रहे हैं तो दोनों फोर्स लगाएगा और दोनों एक दूसरे को फिर धीरे धीरे दूर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका लाइक चार्जेज का प्रॉपर्टी कि अगर दोनों सेम है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन अगर मान लीजिए आप कि अगर ये आपका जो चार्ज है प्लस Q1 और ये माइनस Q2, तो ये क्या है, ये अनलाइक चार्ज बोलते हैं, यानी कि दोनों का जो पोलरिटी है पॉजिटिव है और निगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो दोनों जैसे अगर यहाँ पे दोनों पे आप रख रहे हैं
तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो दोनों पास पास आएंगे, क्योंकि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो अगर लाइन ये आपका है, अब देखिए यहां से फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर होगा आपका, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग था ना, तो ये जो देखिए ये रिपल्सन था लाइन के अलोंग ही था, और अट्रैक्शन भी लाइन के अलोंग ही होगा। आप इसमें ऐसे अट्रैक्शन नहीं होता है कि ये इधर चला जाएगा और ये कहीं इधर चला आएगा, ये अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन मींस लाइन के अलोंग ही होना चाहिए। ये जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ यही बताता है, यानी इसके अलोंग फोर्स लगेगा, तो ये आपका अट्रैक्शन है। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज है। और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है और अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो अलग चीजें हैं, इंडक्शन के कारण होता है। लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी जो दूसरा है आपका यही बता रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, सेकंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो अगर मान लीजिए कि कोई दो चार्ज है F Q1 और Q2, तो ये फोर्स है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे लिखते हैं F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये दोनों जो चार्ज हैं ये क्या होंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में आपने पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट मतलब कि जो वेक्टर होना चाहिए उन दोनों का निगेटिव होना चाहिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं F12 का मॉड इज इक्वल टू F21 का मॉड। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, मतलब अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो निगेटिव के साथ लिखना होगा आपको, ये इसका ये मतलब है। तो देखिए ये वाला फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये वाला अब इस पे इधर फोर्स लगाएगा जस्ट अपोजिट में, और साथ में इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। यही ये थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पे। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड सेंट्रल फोर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव नेचर मतलब क्या होता है और सेंट्रल फोर्स मींस क्या होता है। तो सेंट्रल फोर्स का अगर बात करें, पहले आपको क्लियर कर दें, तो सेंट्रल फोर्स होता है कि जो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी दो बॉडी के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इन दोनों के बीच में अगर ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। तो ये ऐसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वहां भी आपने पढ़ा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए आर स्क्वायर जो है वो क्या है? उन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो सेंट्रल फोर्स है। तो एग्जांपल में आप क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो ये आपका सेंट्रल फोर्स है। फर्स्ट ये हुआ। सेकंड है कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो डिपेंड केवल और केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि बीच में आप उसको कैसे मूव करा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल फाइनल पोजीशन देखता है और इनिशियल पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप। जब आप 11th में पढ़े होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो वहां भी यही आप देखे होंगे कि डिस्टेंस होता है उसका पाथ कैसे भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब है कि ये जो वर्क डन होगा इस फोर्स के कारण उसको वो केवल और केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ये आप वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़े होंगे क्लास 11th में। यहां तक चार जो पॉइंट है आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है सुपरपोजिशन थ्योरम, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का यही है, इस टॉपिक का। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। इसका यह मतलब है जैसे अगर कोई मान लीजिए कि आपका एक चार्ज से ज्यादा प्रेजेंट है, यानी कि 2 या 3 चार्ज ऐसे चार्ज प्रेजेंट हैं, तो उनका जो फोर्स होगा वो कैसे लिखेंगे? जैसे कि बहुत जगह होता है कि एक दो बॉडी के बीच का फोर्स जो है वो दूसरे बॉडी के कारण
इफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि Q1 है, Q2 है और इधर Q3 है और इधर Q4 है, मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगर Q1 चार्ज पे, अब देखिए ये मान लीजिए माइनस है और ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब बोल रहा है कि Q1 चार्ज पे जो फोर्स है Q2 के कारण, ये देखिए लाइन ज्वाइन कीजिए, पहला पॉइंट देखिए आपको क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो इसलिए लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसके कारण इधर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सन होगा तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। अब नेक्स्ट जो है, इसके कारण ये लाइन ज्वाइन कीजिए पहले इनको, और इसके बाद देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर इसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ये होगा। और नेक्स्ट क्या है, ये Q4 जो है माइनस है, यानी कि लाइन ज्वाइन करने पर आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का है, तो ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। अब देखिए ये 3 फोर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ये कहें कि ये जो चार्ज है इसके कारण ये जो फोर्स है ये तो ठीक है, लेकिन इसके कारण इस पे कोई फोर्स पे ये इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये यही सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई चार्ज अगर प्रेजेंट भी है एक से ज्यादा, देखिए मोर देन 1 चार्जेज आर प्रेजेंट देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 इज, यानी कि ये देखिए ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये प्रेजेंट है तो इसको इफेक्ट कर देगा, इसके कारण फोर्स को इफेक्ट कर देगा, यानी ये वाला फोर्स कुछ और हो जाना चाहिए, ये वाला इसके कारण ये वाला फोर्स भी कुछ और हो जाना चाहिए, तो ये नहीं होता है। यानी कि आपको ये सब देखना ही नहीं। जैसे अगर फोर्स ऑन Q1 निकालना है आपको ड्यू टू Q2, तो ये भूल जाइए कि ये कोई चार्ज भी प्रेजेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिए, जो कि हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर F ऑफ 1 2 निकालना है यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो K Q1 Q2 बाई R ऑफ 1 2 का इसको Q कर देंगे अगर वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो, ठीक है। यानी कि ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर सिंपली अगर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए R डिस्टेंस है, तो F ऑफ 1 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कोई इफेक्ट नहीं हुआ, R1 अगर बोल दे R1 तो R1 स्क्वायर हो गया। लेकिन इस देखिए इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का निकाल लीजिए जैसे सिंपली निकालते हैं। अब इसको निकालना है तो इसको आप इसको कंसीडर करें और ये दोनों को भूल जाएं। तो सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि एक चार्ज पे अगर किसी के कारण निकालना है तो केवल और केवल उसी चार्ज को कंसीडर करना है, दूसरे चार्ज को आप कंसीडर ना करें, निगलेक्ट करके चलें और जो फोर्स होगा उन सब को ऐड कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल फोर्स का एडिशन है और उसका जो वैल्यू है ये आएगा। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज और, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू मैंने बताया था 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसको आप अगर ये करें K का अगर वैल्यू आप फाइंड करें, वो वैल्यू रख दीजिए आप 4 पाई इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये आपको जो K का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और अगर यहां से आप देखें तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपका K का वैल्यू हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है। एप्सिलॉन का तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछले कूलम्स लॉ में मैंने बताया, लेकिन K का वैल्यू ये आपका याद रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट और डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ये जो R होता है, जैसे यहाँ पे अगर बोले फोर्स जो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं RQ R वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो R वेक्टर होता है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने जो बताया कि फोर्स ऐड कर देते हैं,
तो इस पे हम लोग अगर क्वेश्चन करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे जेई मेन और नीट का, तो उसमें हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि ये जो है सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे होता है। ओके, थैंक यू।